गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग सब्जेक्ट बॉटनी क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रूपांतरण। ये रूपांतरण नामक टॉपिक जीवाणुओं में जनन से संबंधित है और ये टॉपिक जनरल बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के लिए कॉमन है। जीवाणुओं में जनन किन विधियों के द्वारा होता है, इसका अध्ययन हम पिछले कुछ क्लास के माध्यम से करते आ रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है अलैंगिक जनन, जिसमें कॉनिडिया, बडिंग, एंडोस्पोर और बाइनरी फ्यूजन हमने पढ़ा। जबकि लैंगिक जनन के तौर पर जीवाणुओं में पाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसको अधिकतर वैज्ञानिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से संबोधित करते हैं, के अंतर्गत पढ़ा था हमने कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो सेकेंड मेथड है वो कहलाता है रूपांतरण। रूपांतरण क्या होता है, ये कैसे संपन्न होता है, अर्थात इसकी प्रोसेस क्या है, इसका महत्व क्या है और ये कॉन्जुगेशन से किस प्रकार से भिन्न प्रक्रिया है इत्यादि के बारे में आज हम इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे। एंडोस्पोर जो कि अलैंगिक जनन संरचना है, जीवाणुओं में एक महत्वपूर्ण संरचना है। इससे संबंधित कई बार प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। इसीलिए आप अलैंगिक जनन को पुनः पढ़ना चाहते हो तो गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इन वीडियोज को जरूर देखें। प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक रूपांतरण। रूपांतरण होता कैसा है, ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। तो जैसे किसी एक जीवाणु कोशिका में, जैसे हमारे पास में एक जीवाणु कोशिका है और ये दूसरी जीवाणु कोशिका है। आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा ग्रिफ्ट का प्रयोग। ग्रिफ्ट में क्या था कि एक आर प्रकार की बैक्टीरिया और एस प्रकार की बैक्टीरिया को जब चूहे में प्रवेशित करवाया तब उसमें ये देखा गया था कि आर प्रकार के बैक्टीरिया से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, एस प्रकार के बैक्टीरिया से हो जाते हैं। लेकिन जब एस प्रकार के मृत और आर प्रकार के जीवित बैक्टीरिया को मिक्स करके दिया गया तब उसमें देखा गया था कि चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। जब इन जीवाणुओं का विश्लेषण किया गया तब ये देखा गया था कि आर प्रकार के बैक्टीरिया में भी डीएनए एस प्रकार का है, अर्थात आर प्रकार का डीएनए आर प्रकार का बैक्टीरिया एस प्रकार के बैक्टीरिया के समान हो गया, रूपांतरित हो गया। उसी प्रक्रिया को रूपांतरित कहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई ए बैक्टीरिया है, कोई बी बैक्टीरिया है, इसका आनुवांशिक पदार्थ ये है, इसका भी आनुवांशिक पदार्थ ये है, लेकिन इसमें किसी एक कारक की अनुपस्थिति है। जबकि एक कारक ए बैक्टीरिया में एक कारक प्रेजेंट है, बी में अनुपस्थित है। तो जब ए से बी में जब वो पर्टिकुलर कारक ट्रांसफर होता है, और ये कारक क्या है, एक डीएनए है, तो एक जीवाणु कोशिका से कोई डीएनए अणु संवर्धन माध्यम के द्वारा जब दूसरी बैक्टीरियल कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है तो दूसरी बैक्टीरियल कोशिका भी ए के समान हो जाती है। इस क्रिया को रूपांतरण के नाम से जाना गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये हमेशा एक विशेष प्रकार के डीएनए अणु की उपस्थिति के कारण होता है। ये प्रक्रिया ग्रिफ्ट के प्रयोग के अंतर्गत हुई थी, जिसके कारण जब एस जीवाणु का डीएनए आर जीवाणु में ट्रांसफर हुआ। एस और आर क्या है, एस और आर प्रभेद है जो जीवाणु की कोशिका वृद्धि के कारण विकसित होता है। तो एस प्रकार का बैक्टीरिया का डीएनए आर प्रकार के बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण आर बैक्टीरिया जिसमें रोग उत्पन्न करने की कैपेसिटी नहीं होती है, फिर भी वो रोग उत्पन्न कर लेता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस अर्थात रूपांतरण क्रिया का अध्ययन सबसे पहले 3 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था, जिनको हम एवोरी, मैक्योल्ड एवं
मैकार्टे कहते हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले रूपांतरण प्रक्रिया का अध्ययन किया था। और अध्ययन कब किया था? अध्ययन किया था 1944 में, 1944 में। इन्होंने कई बैक्टीरिया जैसे हीमोफिलस, सबसे पहला जो बैक्टीरिया था वो था निमोनिया का रोगजनक साल्मोनेला टाइफी या डिप्लोकोकस निमोनी। उसके बाद में जो अध्ययन किया था वो हीमोफिलस पे किया गया था, नाइजीरिया बैक्टीरिया पे किया था और कई बेसिलस बैक्टीरिया पर इन्होंने अध्ययन किए थे। तो इन बैक्टीरिया पर अध्ययन करते हुए इन्होंने रूपांतरण क्रिया को स्पष्ट किया। अब इस प्रक्रिया में था क्या? इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसमें कोई डीएनए उपस्थित है, एक अगुणित कोशिका है। दूसरी प्रकार की कोशिका ये जिसमें पर्टिकुलर डीएनए नहीं पाया जाता। जिस कोशिका में रूपांतरण कारक हेतु उत्तरदायी, जैसे मैं इस डीएनए को ABCDE डीएनए नाम दिया गया, जिस कोशिका में रूपांतरण हेतु जो कारक पाया जाता है, उपस्थित होता है, उसको नाम देते हैं समर्थ कोशिका। क्या नाम देंगे? समर्थ कोशिका कहेंगे। और जो रूपांतरण के लिए है उसको नाम देते हैं रूपांतरण कारक। तो रूपांतरण कारक क्या है? एक बहिर्जात डीएनए, बहिर्जात डीएनए क्या कहलाता है? रूपांतरण कारक कहलाता है। और जिसमें रूपांतरण कारक है वो कोशिका कहलाती है समर्थ कोशिका। तो लिख सकते हैं अपन रूपांतरण कारक युक्त कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवाणु कोशिका। और ये क्या करेगी? दूसरी कोशिका को रूपांतरित करने की कैपेसिटी रखती है। अब एक कोशिका से ये डीएनए दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होगा। तो होगा कैसे? सबसे पहले जो ये कोशिका है, इसका ये डीएनए ABCDE अपनी एक कॉपी तैयार करके दूसरी कॉपी बनाता है और ये डीएनए दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है। ABCDE। जिस कोशिका में पहले से ही रूपांतरण कारक था उसको क्या नाम दिया था? समर्थ कोशिका। और जिसमें नहीं था वो असमर्थ कोशिका। ये ठीक एक प्रकार से पॉजिटिव कोशिका और नेगेटिव कोशिका की तरह व्यवहार करती है। जैसे ही कोई रूपांतरण कारक दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है तो वो भी समर्थ कोशिका की तरह कार्य करेगा, कंपोनेंट सेल्स के रूप में कार्य करेगा। लेकिन विशेषता क्या होगी कि जो ये कोशिका है इसमें दो प्रकार के डीएनए उपस्थित है। अब रूपांतरण कारक इस डीएनए के साथ में जुड़ जाता है और जुड़ने से जो कोशिका बनेगी वो कैसी बनेगी? द्विगुणित बनेगी। कैसी बनेगी? द्विगुणित हो जाती है। तो ABCD द्विगुणित डीएनए का निर्माण हो गया जो कुछ समय के लिए अस्थायी होती है। क्योंकि इसमें एक विजातीय डीएनए जीवाणु की डीएनए के साथ में जुड़ गया इसलिए ये काइमेरिक डीएनए की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे ये रूपांतरित कोशिका, नाम क्या होगा इसका? रूपांतरित कोशिका क्यों हुई? बाईजात डीएनए की उपस्थिति के कारण हुआ है। तो ये रूपांतरित कोशिका जैसे ही जनन करना प्रारंभ करेगी तो रहेगी तो रूपांतरित कोशिका ही, लेकिन अब ये कोशिका बनेगी वो कैसी बनेगी? अगुणित होगी। क्या तात्पर्य होगा कि जब जीवाणु कोशिका और रूपांतरित है वो कैसी है? द्विगुणित है। जब समर्थ कोशिका से कोई डीएनए खंड इस कोशिका में आता है तब वो रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि डीएनए है वो दो
अलग अलग प्रकार के डीएनए के रूप से बना हुआ है। होती कैसे? द्विगुणित। लेकिन जैसे ही रूपांतरित कोशिका वापस जनन करना प्रारंभ करेगी तो कैसी कोशिकाओं का निर्माण करेगी? अगुणित। लेकिन चूंकि इसमें समर्थ कोशिका का डीएनए खंड है, इसलिए ये कहलाती है रूपांतरित कोशिका। अब प्रश्न ये उठता है कि इस समर्थ कोशिका से या अरूपांतरित कोशिका से रूपांतरित कोशिका में, रूपांतरित होने वाली कोशिका में जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है वो किस विधि द्वारा होगा? तो इस कोशिका में, किस कोशिका में? जो पहले से अरूपांतरित है, जिसमें डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, इसकी कोशिका भित्ति पर या तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नंबर 1, या फिर इस पर इस डीएनए खंड को अवशोषण करने वाले विशेष केंद्र होते हैं। तो इस डीएनए का अवशोषण किसके द्वारा होगा? नंबर 1, या तो अवशोषण केंद्र के द्वारा, और दूसरा इसमें क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र। अब होगा कैसे, ये प्रश्न उठता है। तो हम क्या करते हैं, समर्थ कोशिका और जिसको रूपांतरित करने वाली कोशिका, इन दोनों को एक ही पेट्री प्लेट में संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाते हैं, और संवर्धन के दौरान ही इस कोशिका से डीएनए दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर करने के लिए या तो अवशोषण केंद्र अथवा सूक्ष्म छिद्र सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। इस कोशिका से दूसरी कोशिका डीएनए ट्रांसफर होने की कैपेसिटी आती है, इसको नाम देते हैं सामर्थ्य अवस्था। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार का जो रूपांतरण प्रोसेस हो रहा है, एक कोशिका दूसरी कोशिका में रूपांतरित होती है, डीएनए के ट्रांसफर के द्वारा होती है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होगी और प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या होगी? अनुकूल परिस्थिति वह जब रूपांतरण होने की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, और प्रतिकूल परिस्थितियाँ वह जब रूपांतरण होने की आवृत्ति कम हो जाएगी, अर्थात अधिक समय में भी कम रूपांतरित कोशिकाएं प्राप्त होती है। तो प्रतिकूल वातावरण इसके लिए कौन कौन सा हुआ? एक तो हुआ उच्च ताप, निम्न ताप 25 से लेकर 35 डिग्री का टेम्परेचर इस रूपांतरण क्रिया के लिए अनुकूल होता है, लेकिन इससे टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा हो जाता है, आवृत्ति रूपांतरण की आवृत्ति कम हो जाती है। दूसरी, यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट अथवा पराबैंगनी किरणें, क्योंकि डीएनए म्यूटेशन उत्पन्न करता है, कोशिका भित्ति को विघटित कर देता है, इसीलिए इस पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में भी हमेशा रूपांतरण की आवृत्ति घटेगी। और तीसरा जो घटक आता है वो आता है रासायनिक उत्प्रेरक। कई प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं जो रूपांतरण क्रिया को प्रभावित करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं उच्च ताप, पराबैंगनी किरणें और रासायनिक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में आवृत्ति कम होती है। जबकि यदि उस संवर्धन माध्यम में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला दिया जाए, अकार्बनिक फॉस्फेट और एल्ब्यूमिन की मात्रा संवर्धन माध्यम में यदि बढ़ा दी जाए, तो उस स्थिति में रूपांतरण की आवृत्ति बढ़ जाती है। तापमान तो है ही है, उसके साथ साथ में यदि माध्यम में अकार्बनिक फॉस्फेट और एल्ब्यूमिन की मात्रा को बढ़ाते हैं हम, तो रूपांतरण की क्रिया सामान्य रूप से बढ़ जाती है। सामान्यतः विभिन्न बैक्टीरियाओं में रूपांतरण की प्रक्रिया 0.047 से लगा करके 0.0004% होती है। इसके अतिरिक्त रूपांतरण की आवृत्ति में परिवर्तन हमेशा उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करता है। हमने दो प्रकार की जीवाणु में लैंगिक जनन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को पढ़ा है। इसमें एक संयुग्मन था और दूसरा है रूपांतरण। इन दोनों में अंतर क्या होता है या समानता क्या होती है? तो संयुग्मन की प्रक्रिया हमेशा दो बैक्टीरियाओं के मध्य होने वाली क्रिया है। ये दो बैक्टीरिया, इसके मध्य कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, जिसके द्वारा एफ या प्लस बैक्टीरिया से माइनस बैक्टीरिया के अंतर्गत एफ कारक का स्थानांतरण होता है। तो संयुग्मन में जिस कारक का ट्रांसफर होता है, हालांकि वो डीएनए होता है, लेकिन उसको हम एफ कारक कहते हैं। जबकि रूपांतरण प्रक्रिया में कोई एफ कारक नहीं होता, बल्कि उसी डीएनए खंड को क्या नाम देते हैं? रूपांतरण कारक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रूपांतरण में
रूपांतरण कारक का ट्रांसफर होता है, जबकि संयुग्मन में एफ कारक का ट्रांसफर होता है। रूपांतरण प्रक्रिया में इस आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण अथवा विनिमय एक ही जाति के दो जीवाणु के मध्य होता है, जबकि संयुग्मन की प्रक्रिया में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण दो विभिन्न वंशों के जीवाणु के मध्य होता है, जैसे इश्रिकिया और साइजिला जीवाणु, जो दोनों अलग अलग प्रभेद के हैं, अलग अलग वंश के जीवाणु हैं, उसके मध्य होता है। तो इसका मतलब संयुग्मन की ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, रूपांतरण की प्रक्रिया ये सरल है। क्योंकि रूपांतरण में एक ही जाति के दो जीवाणु के मध्य प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए जो दूसरी कोशिका के अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर हुआ है वो इसके मूल आनुवांशिक पदार्थ के साथ में जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद उसी के साथ साथ में रेप्लिकेशन क्रिया के द्वारा नई डीएनए की कॉपी निर्मित कर देता है। क्योंकि एक ही जीवाणु के ये दोनों डीएनए हैं, इसीलिए ये साथ साथ में वंशागत होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसीलिए जो समायोजित आनुवांशिक लक्षण है वो पूर्णतः स्थायी होता है। किस क्रिया के द्वारा? रूपांतरण द्वारा प्राप्त आनुवांशिक लक्षण स्थायी होते हैं, जबकि संयुग्मन में दो विपरीत प्रभेद के जीवाणु के मध्य डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए वो पूर्णतः अस्थायी होते हैं। वो कुछ समय के लिए ही विद्यमान होते हैं, उसके बाद में उस कोशिका से पुनः पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने जीवाणुओं में जनन, जो कि विशेष तौर पर लैंगिक जनन से संबंधित था, रिकॉम्बिनेशन रिप्रोडक्शन से संबंधित था, रिकॉम्बिनेशन से संबंधित था, के अंतर्गत रूपांतरण क्रिया को पढ़ा है और इसका संयुग्मन क्रिया के साथ में कंपैरिजन पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का अगला टॉपिक, जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, परागकर्मण पढ़ेंगे। थैंक यू।